Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about Samuel Taylor Coleridge's work Biographia Literaria The Rime of the Ancient Mariner in detail. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe. Let's see Biographia Literaria 1817. A biographical sketches of my literary life and opinions. It is second title of Biographia Literaria. A miscellaneous work of autobiography, philosophy and literary criticism. एक्चुअली इस वर्क में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी देखने को मिलता है, साथ ही फिलोसफी और क्रिटिसिज्म भी. इट्स साइकोलॉजिकल अप्रोच टू क्रिएटिविटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन फिलोसफर्स सेगल एंड कांट. इसमें जो साइकोलॉजिकल अप्रोच दिखाया गया है क्रिएटिविटी को लेकर, कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट दिखाई देता है जर्मन फिलोसफर्स सेगल और कांट का, जो कि फोर शेडोज कर लेते हैं किसको, फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट को. तो कहीं ना कहीं सेगल और कांट का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है. इस वजह से जो फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है. और फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, अनकॉन्शियस का. इसका वर्किंग टाइटल भी है ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया के नाम से. इट इज़ टू बी अ शॉर्ट प्रीफेस टू हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स सिविलाइन लिव्स 1817. हाउएवर इट क्विकली एक्सपेंडेड इनटू 2 वॉल्यूम्स ऑफ 24 चैप्टर्स. एक्चुअली कॉलेरिज ने ये नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा लंबा वर्क हो जाएगा. उन्होंने शुरू में प्रीफेस के रूप में इसे प्रेजेंट करना चाहा. सिविलाइन लिव्स जो कलेक्शन है इनके पोएम्स का 1817 में आता है, इसी के लिए इन्होंने प्रीफेस लिखने का प्लान किया था. बट लेटर ऑन ये जो वर्क है बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर गया और 2 वॉल्यूम्स में बन गया, और जिसमें टोटल 24 चैप्टर्स हैं. कॉलेरिज हिमसेल्फ डिस्क्राइब्ड इट एज इमैथडिकल मिसलेनी ऑफ लाइफ एंड ओपिनियंस. कॉलेरिज ने इसको लेकर डिस्क्राइब किया है कि ये जो वर्क है वो इमैथडिकल मिसलेनी है, किसको लेकर, लाइफ और ओपिनियंस को लेकर. 1906 में पोएट आर्थर साइमंस ने इसको लेकर कुछ रिमार्क किया है. कहा है, द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश एंड वन ऑफ द मोस्ट एनोइंग बुक्स इन एनी लैंग्वेज. तो आर्थर साइमंस ने क्या कमेंट किया, कहा है कि ये इंग्लिश क्रिटिसिज्म का ग्रेटेस्ट बुक है और साथ ही बहुत एनोइंग बुक भी है किसी भी लैंग्वेज में अगर कंपेयर किया जाए तो. इट कंटेन्स द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द फ्रेज सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव. यही वो वर्क है जहाँ पे इनका वो फ्रेज आता है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, जिसमें क्या किया जाता है, ऐसी किसी चीज़ पे, सुपरस्टिशन वाली बात पे हम बिलीव नहीं करते हैं, फिर भी सोसाइटी के थ्रू हम फोर्स्ड होते हैं उसे बिलीव करने के लिए. दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ बिलीव. इन रेफरेंस टू द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, Coleridge says that although his characters were supernatural or at least romantic, he tried to give them a human interest and a semblance of disbelief. द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर के रेफरेंस को लेते हुए कॉलेरिज ने क्या कहा है कि उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सुपर नेचुरल हैं, और या तो सुपर नेचुरल है या फिर कम से कम वो रोमांटिक है, लेकिन फिर भी इन्होंने उसमें ह्यूमन इंटरेस्ट को भी पुट करने की कोशिश की है, और साथ ही जो सेम्बलेंस ऑफ डिसबिलीफ है उसको भी प्रेजेंट किया है, सो दैट कि जो इस क्या करे, रीडर्स को प्रॉम्प्ट करे, किसके लिए, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के लिए, विच कॉन्स्टिट्यूट्स पोएटिक फेथ, जिसमें पोएटिक फेथ भी शामिल होता है. द फेमस डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड फैंसी ऑकर्स इन चैप्टर 13. एक्चुअली जो बायोग्राफिया लिटरेरिया का चैप्टर 13 है उसमें एक डिस्टिंक्शन की बात की गई है, और किस तरह की डिस्टिंक्शन की बात की गई है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फैंसी को लेकर. प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होता है, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होता है, और फैंसी क्या होता है. प्राइमरी इमेजिनेशन इज सीन एज द लिविंग पावर एंड पावर एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन. इन्होंने क्या कहा है कि प्राइमरी जो इमेजिनेशन होता है वो लिविंग पावर है, और साथ ही प्राइम एजेंट है जितनी भी ह्यूमन परसेप्शन है उसको लेकर. मीन्स एक तरह से ह्यूमन परसेप्शन को लेकर जो हमारी इमेजिनेशन बनती है वो प्राइमरी इमेजिनेशन में आता है. सेकेंडरी इमेजिनेशन इज द क्रिएटिव पावर टू सिंथेसाइज एंड री एक्सप्रेस एक्सपीरियंस इन न्यू फॉर्म्स. और सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होता है, उसमें क्रिएटिव पावर शामिल हो जाता है, और जो भी हमारी एक्सपीरियंस होते हैं उसे री एक्सप्रेस किया जाता है नए रूप में. तो दैट इज़
वो कब होता है, जब नए रूप में हम एक्सप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्रिएटिव पावर की ज़रूरत होती है। तो क्रिएटिव पावर की हेल्प की वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने अनुभव को नए फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं दोबारा। तो इट इज़ सेकेंडरी इमेजिनेशन। इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट करने के लिए इसमें डिसॉल्व भी किया जाता है, डिफ्यूज भी किया जाता है और डिसिपेट्स भी किया जाता है। फैंसी क्या होता है, ऑन द अदर हैंड सिंपली जक्सटापोजेस मेमोरीज एंड इम्प्रेशंस। फैंसी में क्या होता है, जो भी हमारी मेमोरीज होते हैं, इम्प्रेशंस होते हैं, उसे सिंपली प्रेजेंट कर दिया जाता है। मतलब जो भी हमारे माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट होते हैं उसको वन बाय वन प्रेजेंट करते जाते हैं, उसमें कोई हम क्रिएटिव पावर यूज़ नहीं करते हैं। बट सेकेंडरी इमेजिनेशन में हम क्रिएटिव पावर यूज करते हैं, और यही क्रिएटिव पावर जो होता है किसी को भी एक आर्टिस्ट बना देता है, चाहे वो पोएट बन जाता है, चाहे वो पेंटर बन जाता है। प्राइमरी इमेजिनेशन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड रियलिटी। प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो इंटरेक्शन है ऑब्जेक्टिव और रियलिटी के बीच में। तो यहाँ पे कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया में किस तरह की इमेजिनेशन की बात कही है, प्राइमरी इमेजिनेशन की बात कही है, सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात कही है, और साथ ही फैंसी की। और किस चैप्टर में, चैप्टर 13 में, ये याद रखिएगा आप लोग। प्राइमरी इमेजिनेशन में क्या है, लिविंग पावर है, और सेकेंडरी इमेजिनेशन में क्या है, क्रिएटिव पावर है, और फैंसी में क्या, जस्टापोजेस मेमोरीज इन सिंपल वे। इट इज डिटेल एनालिसिस एंड एप्रिसिएशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ आर्टिफाइस एंड टू pointing out that his language is not simply as he asserted in the preface to the lyrical ballad. एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था, लिरिकल बैलेड की जो प्रीफेस आई थी 1800 में, तो उसमें वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि वो जिस लैंग्वेज में पोएम लिखते हैं दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एवरीवन, कॉमन पीपल। तो इसी के अगेंस्ट में बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज अपनी व्यू देते हैं कि नहीं, वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट राइट इन दिस ओपिनियन। उनकी जो लैंग्वेज है, वर्ड्सवर्थ की लैंग्वेज, वो द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन नहीं है, बल्कि हाईली इंडिविजुअल आर्टिस्टिक है। मतलब इन्होंने कहा है कि जो वर्ड्सवर्थ की लैंग्वेज है वो कैसी है, आर्टिस्टिक है, और ये हर इंसान की लैंग्वेज नहीं है, कॉमन लैंग्वेज नहीं है। द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पोएम्स बाय शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ विच मच ऑफ द सेकेंड वॉल्यूम displays a very modern sophisticated in its treatment of meter and diction। तो इन्होंने इसमें शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के जो पोएम्स है उसका क्रिटिकल एनालिसिस प्रेजेंट किया है, और स्पेशली जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमें यही एनालिसिस प्रेजेंट है शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के वर्क को लेकर। तो इसमें क्या प्रेजेंट किया गया है कि ये बहुत ही मॉडर्न और मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड है, किस रूप में, मीटर और डिक्शन के ट्रीटमेंट के रूप में। नेक्स्ट वर्क है द राइम ऑफ द एशिएंट मॉरिनर 1798। द राइम ऑफ द एशिएंट मॉरिनर जो वर्क है इनका, ये कब आया था, 1798 में आया था। इट इज़ मोर बैलेड देन लिरिक्स पब्लिश्ड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड 1798 एंड इज़ द फर्स्ट पोएम। इस पोएम के बारे में कहा जाता है कि लिरिक्स के कंपेरिजन में ये बैलेड का ज़्यादा रूप लिया हुआ है, और ये लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में, उसी में ये पब्लिश्ड हुआ था, और दिस इज़ द फर्स्ट पोएम इन दैट एडिशन। उस एडिशन में जितने भी पोएम पब्लिश्ड होते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे होता है द राइम ऑफ द एशिएंट मॉरिनर। द एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म फाउंड इंक्लूड्स स्ट्रॉन्ग इमेजेस ऑफ सुपरनेचुरल एंड नेचर। इस पोएम में जो रोमांटिसिज्म से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी देखने को मिलता है, जस्ट लाइक सुपरनेचुरल और नेचर के इमेजेस देखते हैं, एज वेल एज डीप थ्रेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और साथ ही जो स्पिरिचुअलिटी की डीप थ्रेड है वो भी दिखाई देता है। मतलब एक तरह से डीप स्पिरिचुअलिटी भी देखने को मिलता है। इट रिकाउंट्स द एक्सपीरियंस ऑफ अ सेलर हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग सी वोयाज। एक्चुअली इस पोएम में कॉलरिज ने क्या प्रेजेंट किया है, उन्होंने एक सेलर के एक्सपीरियंस को रिकाउंट किया है, और वो एक्सपीरियंस किससे रिलेटेड है, उस सेलर के सी वोयाज से रिलेटेड है। द मारिनर स्टॉप्स अ मैन हु इज ऑन हिज वे टू अ वेडिंग सेरेमनी एंड नरेट्स अ स्टोरी। जब पोएम स्टार्ट होता है तो उसमें मारिनर क्या करता है, एक आदमी को रोकता है अपनी कहानी सुनाने के लिए, और वो आदमी कहाँ जा रहा होता है, वेडिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए।
सिग्निफिकेंट थीम इज क्रिश्चियनिटी। इस पोएम का जो मेन थीम है वो क्रिश्चियनिटी है, विच इज़ पोर्ट्रेट थ्रू मॉरिनर्स एपिक जर्नी। और क्रिश्चियनिटी को पोर्ट्रेट किया गया है किसके माध्यम से? मॉरिनर्स की जो एपिक जर्नी है उसी माध्यम से। दिस टेक्स्ट इज सेट बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड मेटाफिजिकल। तो इस पोएम में फिजिकल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड को दिखाया गया है। कॉलिंस borrowed दिस फॉर्म ऑफ पोएम फ्रॉम ओल्ड पॉपुलर इंग्लिश बैलेड लाइक सर पैट्रिक स्पेंस। कॉलिंस ने इस पोएम के लिए जो फॉर्म बोरो किया कहाँ से? जो पुराने इंग्लिश पॉपुलर बैलेड होते हैं वहाँ से, जस्ट लाइक सर पैट्रिक स्पेंस। मोर स्टेंजास हैव 4 लाइन्स, क्वार्टेन एंड राइम स्कीम ABCB। इस पोएम में जितने भी स्टेंजास है उसमें ज़्यादातर 4 लाइन्स देखने को मिलता है और 4 लाइन्स इज कॉल्ड क्वार्टेन। और इसकी राइम स्कीम क्या है? ABCB। इसका मतलब हुआ कि सेकेंड एंड 4 लाइन्स ऑफ ईच स्टेंजा ऑफ ऑल 4 लाइन्स स्टेंजास राइम्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी 4 लाइन वाले स्टेंजा है इस पोएम में, हर स्टेंजा का सेकेंड और 4 लाइन जो है वो एक दूसरे से राइम्ड करता है। इन द 5 and 6 लाइन स्टेंजास द सेकेंड और थर्ड लाइन यूजुअली राइम्ड विद द फाइनल लाइन। तो क्या होता है कि कुछ स्टेंजा जो है इसमें 5 और 6 लाइन के भी हैं और उस 5-6 लाइन में जो सेकेंड और थर्ड लाइन होते हैं वो फाइनल लाइन से राइम्ड करते हैं। इसकी सेटिंग कहाँ कहाँ होती है? इस पोएम की वेडिंग रिसेप्शन हॉल में होता है जो कि लोकेटेड है स्ट्रीट में या बाईवे में, और साथ ही एक सेलिंग शिप पर भी जिसमें 201 क्रू मेंबर शामिल हैं, इंक्लूडिंग द एशियन मॉरिनर, द एटलान ओशन। यहाँ पे जो 201 क्रू मेंबर है उसमें एशियन मॉरिनर को लेकर ही 201 क्रू मेंबर है। अटलान ओशन में भी इसकी सेटिंग होती है, साउथ पोल में, द पैसिफिक ओशन में, और साथ ही मारिनर्स का जो नेटिव कंट्री है वहाँ भी इसकी सेटिंग होती है। बट मारिनर्स के नेटिव कंट्री के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किस कंट्री को बिलोंग करता है। द एटमॉस्फेयर इज घास्टली प्रीटरनेचुरल मिस्टीरियस। जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल अलग सा है, ड्रेडफुल है, मिस्टीरियस है। इसमें जो भी मीटर यूज़ किए गए वो आइम्बिक टेट्रामीटर और ट्राईमीटर को यूज़ किया गया है। कैरेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन है। एशियंट मारिनर है, एन ओल्ड सेलर हु रोम्स फ्रॉम कंट्री टू टेल स्ट्रेंज टेल। तो एक ओल्ड सेलर है जो कि क्या करता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है अपनी कहानी सुनाने के लिए। ही इज सिंबल ऑफ एडम, और इस पोएम में उसे एडम का सिंबल रूप में प्रेजेंट किया गया है, एडम के प्रतीक में। बिकॉज हु कमिटेड सीन दैट ब्रॉट वो अपॉन मैनकाइंड। एडम ने एक सीन किया था, पाप किया था, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट जो है पूरे मानवता को झेलना पड़ा, उठाना पड़ा। तो इसी वजह से एशियन मॉरिनर भी इसमें क्या करता है, गलती करता है। और वो क्या गलती करते हैं, वो एल्बेट्रस नाम का जो बर्ड है उसे मार देता है, जबकि उस बर्ड को नहीं मारा जाना चाहिए। इट इज़ साइन ऑफ बैड लक। और साथ ही ये जो एशियन मॉरिनर है वो क्रिश्चियन सीनर का भी सिंबल है। कैसे? क्योंकि वो एल्बेट्रस को मार देता है, और जैसे दूसरे क्रिश्चियन मिस्टेक करते हैं उसी तरह से ये भी मिस्टेक करता है, और इसी मिस्टेक की वजह से जीसस क्राइस्ट को क्या होना पड़ा था, क्रूसिफाइड होना पड़ा था। तो ये पूछा जा सकता है कि एशियन मॉरिनर जो है वो किसका किसका सिंबल है, या फिर ये भी पूछा सकता है कि इस पोएम में एडम का प्रतीक कौन है, तो एशियंट मॉरिनर है। क्रिश्चियन सीनर का प्रतीक कौन है, तो एशियंट मॉरिनर है। और इसने क्या कर देता है, ये एल्बेट्रस को मार देता है, और एल्बेट्रस को मारने का मतलब है टू ब्रिंग बैड लक। वेडिंग गेस्ट, मैन ऑन द वेडिंग रिसेप्शन विथ 2 other men, द मॉरिनर सिंगल्स आउट हिम टू हियर हिज टेल। वेडिंग गेस्ट क्या होते हैं कि जब एशियन मॉरिनर क्या करता है, एक आदमी को रोकता है अपनी कहानी सुनाने के लिए स्टार्टिंग में ही, तो उस आदमी के साथ 2 और वेडिंग गेस्ट होते हैं जो कि शादी में शामिल होने के लिए जाते हैं, और उन्हीं में से एक को क्या करता है, मॉरिनर जो एशियन मॉरिनर है उसे पकड़ के बुलाता है और अपनी कहानी सुनाता है। 200 crewmen, ill-fated members of the ship carrying the mariner। 200 crewmen जो हैं वो ill-fated है, मतलब अनलकी हैं, वो अनलकी मेंबर्स हैं शिप के, और उसी शिप में जो एशियन मॉरिनर है वो भी
यात्रा करता है। पिलॉट बोटमैन हु रेस्क्यूज द मॉरिनर एंड रिप्रेजेंट सेविंग ग्रेस ऑफ मर्सीफुल गॉड। पायलट जो है वो क्या है, एक बोटमैन है और वो एसिड मॉरिनर को बचा लेता है और ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो गॉड है वो मर्सीफुल है और वो ह्यूमन बीइंग को माफ़ कर देता है उसकी गलती के लिए। पायलट्स बाय असिस्टेंट ऑफ पायलट, पायलट के जो अदर लोग होते हैं उसके असिस्टेंट होते हैं पायलट्स बॉय। नेक्स्ट वन इज हर्मिट, द होली मैन हु एब्सॉर्ब्स द मॉरिनर एंड हियर्स हिज कन्फेशन एंड प्रोनाउंसेस द पीनेस। हर्मिट क्या करता है, मॉरिनर की कन्फेशन को सुनता है। कन्फेशन मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन मिथोलॉजी जब कोई मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है, कोई पाप करता है तो उसे कन्फेशन करने होता है अपने पाप का। तो वो हर्मिट क्या करता है, वो मॉरिनर के कन्फेशन को सुनता है और साथ ही पिनेंस प्रोनाउंस करता है। पिनेंस का मतलब है कि प्रायश्चित। एल्बेट्रॉस, अ लार्ज वेव फुटेड सी बर्ड विथ अ हुक्ड बिल। एल्बेट्रॉस क्या है, एक बड़ा सा सी बर्ड है। टू एन एल्बेट्रॉस ब्रिंग्स बैड लक, मत यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, देख लेंगे कि टू किल एन एल्बेट्रॉस ब्रिंग्स बैड लक, तो यहाँ पे टू किल होगा। किसी भी एल्बेट्रॉस को मारने का मतलब है कि बैड लक को बुलाना। इवन दो द सेलर्स किल द एल्बेट्रॉस, फिर भी जो सेलर्स हैं स्पेशली जो एशियन मॉरिनर है वो एल्बेट्रॉस को क्या कर देता है, मार देता है। वेडिंग सेरेमनी, एन एक्सीलेंट प्लेस फॉर द मॉरिनर टू टेल हिज टेल। वेडिंग सेरेमनी क्या है कि ये एक बहुत ही सिलेक्टेड प्लेस है मॉरिनर के लिए अपनी कहानी सुनाने के लिए, बिकॉज ये वही जगह है जहाँ पे नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसीलिए मॉरिनर इस जगह को चूज़ करता है अपनी कहानी सुनाने के लिए, सो दैट कि जो गलती उसने की है बाकी लोग वो गलती ना करें अपनी लाइफ में। घॉस्ट शिप एज वेजेस ऑफ सीन, द घॉस्टली स्केलेटन शिप कैरीज डेथ एंड लाइफ इन डेथ। जो शिप है वो क्या सिंबल करता है, किस चीज़ का प्रतीक है, वो डेथ एंड लाइफ इन डेथ को क्या करता है, कैरी करता है। लाइफ इन डेथ का मतलब है कि लोनलीनेस, जब लाइफ इन डेथ का मतलब हो गया कि एकदम अकेलापन या फिर सेपरेशन ऑफ द गॉड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब ह्यूमन बीइंग गॉड से दूर हो जाता है, हट जाता है, गॉड के जो लॉज है उसको फॉलो नहीं करता है। नाउ लेट्स सी अबाउट फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम। इंजमेंट का यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन है, आयरनी है, सिमिली है, सिनेक्डॉक, एनाफोरा, मेटाफर, ओनोमोटोपोइया, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है कॉलरिस्ट ने। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी देख लेते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड सिंग, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये आयरनी का एग्जाम्पल है कि हर तरफ पानी है फिर भी, और जो बोट्स है वो डूब रहे हैं पानी की वजह से, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, वी स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, एस एडल एस पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। अब देखिए यहाँ पे दिन प्रतिदिन बीत रहा है और थोड़ा भी मूवमेंट नहीं है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है कि जो शिप है वो आगे पीछे कहीं मूव करे। और ऐसे ये शिप जो है समुद्र के सरफेस पे पड़ा हुआ जैसे बिल्कुल एडल है, एक पेंटिंग में जो पेंटेड शिप होता है और पेंटेड ओशन पे वैसे पड़ा हुआ है। तो एज आइडियल एज, यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है। एलॉन एलॉन ऑल ऑल एलॉन, एलॉन ऑन अ वाइड वाइड सी, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ही प्रेथ बेस्ट हु लव बेस्ट, ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है, हर लिप्स वर रेड, हर लुक्स वर फ्रे, द नाइटमेयर लाइफ इन डेथ वॉज सी, एंड टिल माई घास्टली टेल इज टोल्ड, दिस हार्ट विद इन मी बर्न्स। द घास्टली टेल इज टोल्ड, टिल यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है। डोथ वॉक इन फियर एंड ट्रेड, एंड हैविंग वंस टर्न राउंड वॉक्स ऑन। नेक्स्ट लाइन है, द मेनी मैन सो ब्यूटिफुल एंड दे ऑल डिड लाई, यहाँ भी एलिट्रेशन का यूज है। एंड 1,000 स्लीमी थिंग्स, द fear breeze blew, the white foam flew, and the furrow followed fray. Alliteration का example है। This is all about for today's video.
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अभी और भी वीडियोस आएंगे कॉलेज के वर्क्स को लेकर, जिसमें होगा कुबला खान और क्रिस्टाबेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।